कि हम जॉब के लिए नहीं बने, हमें कारोबार करना है, अपना काम करना है, अपने काम को आगे लेके चलना है। इस मॉडल के लोग इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, आइडिया को परसीव करके या कंसीव करके आगे कैसे लेके जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पूल क्या होगी, ये माहौल क्या होगा, इन तमाम तर इश्यूज़ पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इंजीनियर नुमान अली साहिब ने, ये डायरेक्टर हैं रोज़गार सहूलत प्रोग्राम के भी और बेहतर माइंड रखते हैं और इसी कंसेप्ट के साथ के मार्केट में उतरे हैं कि हाउ टू इस्टेब्लिश द बिजनेस इन पाकिस्तान एंड हाउ टू प्रमोट स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स इन द पाकिस्तान। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का बड़ा फजल है। नुमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी सोच को सलाम करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे लोगों के लिए आसानियां करना, लोगों को इन्वेस्टमेंट देना, उनके कारोबार की बात करके उनके आइडिया को एक्सेप्ट करना और उसी के तहत उनको इजाज़त देना या उनके लिए आसानियां करना कि आप स्टार्ट करें। वी आर हेयर टू सपोर्ट यू। तो कैसा लगता है ये करते हुए आपको, और ये क्या सोच के आपके पास आइडिया आया और क्या विजन है आपकी कंपनी के, आपके फोरम का? रोहिल भाई, सोशल एक्टिविज़म तो पिछले कोई मेरे ख्याल में 17-18 साल से कर रहा हूँ और किए चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की आप देख रहे हैं आफात आती रहती हैं। 2005 का ज़लज़ला आपको याद होगा जी, ठीक है, 2009 में, 2010 में, 2011 में, उसके बाद अभी रिसेंटली 2 साल पहले जो हालात हुए। सोशल एक्टिविज़म करने के साथ जब इलाकों में जाकर काम करते हैं तो समझ आती है कि बहुत पाकिस्तानी कौम के अंदर बड़ी खैर मौजूद है। हालात पाकिस्तान के बहुत मुश्किल है, ठीक है, महंगाई का दौर भी है, गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने देखा 2005 में कराची से कई हज़ार कंटेनर यहाँ से लोग सामान लेकर अपनी आवाम की मदद के लिए पहुँचे। कोरोना में आपने देखा महंगाई भी थी, गुर्बत भी थी, वसाइल की कमी भी थी, रास्ते भी बंद थे, कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला मामला भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसके बावजूद इस कौम ने अपने पड़ोसियों को सपोर्ट किया। खैर मौजूद है, चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ हौसले की ज़रूरत है। हौसले के साथ अगर खड़े हो लिया जाए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जैसी शायद दुनिया में कोई कौम पाई जाती हो। काम बहुत आसान सा है कि पहले हम लोगों की नीड पूरी करते थे, सोशल एक्टिविज़म करते थे, जहाँ कोई रिलीफ़ का काम होता था वो करते रहे। उसके बाद एक आइडिया आया कि रिलीफ़ के साथ साथ हमें लोगों को खुद कफ़ील करने का काम भी ये सबसे प्यारी बात है सर, सबसे प्यारी बात। बिल्कुल ऐसा ही है, खुद कफ़ील करने का काम करना चाहिए। फिर उसमें भी ऐसा हुआ कि एक डोमेन है जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, या तो बिल्कुल ही पावर्टी बेस पर काम कर रहे हैं कि हम लोगों को कोई चीज़ दे दें और वो जाकर अपना खुद से काम करना शुरू कर दें। लेकिन उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कनेक्टिविटी नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था। किसी को एक काम आता है, अकाउंट्स नहीं आता, उसे मार्केटिंग नहीं आती, उसे ये कह लें कि अपनी डोमेन का मालूम नहीं है। वो चीज़ लेता है, ले जाकर काम करता है, 2-4 दिन काम करता है और उसके बाद ये कह लें आफ्टर सेल सर्विस जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी मार्केट तब चलेगी जब आप आफ्टर सेल सर्विस देंगे। जो चंद चीज़ें मौजूद थी उसमें देखा कि कोई रहनुमाई करने वाला मौजूद नहीं है। किसी को डोनेशन तो दे दी जाती है, लेकिन उस डोनेशन के साथ उसका फीडबैक लेकर, उसके साथ कनेक्ट रहकर, उसे मुसलसल गाइडलाइंस देना और उसकी रहनुमाई करना, उसे एक कामयाब ये कह लें कि सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर लाना, इस पर अल्लाह के फजल से हमें अल्लाह ने तौफीक दी, काम करना शुरू किया। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे नताइज हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एक खातून हमारे पास आई, इसमें तीनों डोमेन्स हम ले रहे हैं। एक आम ये कह लें कि तबका जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उनके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मौजूद है, उनके पास सलाहियत मौजूद है। एक वो लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल डोमेन में आते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, फ्रीलांसर्स हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग्स ली हुई हैं उन्होंने। तीसरी ख़वातीन है हमारी, जो हमारी बहनें हैं, वो पढ़ी लिखी भी हैं, वो हाउस वाइफ्स भी हैं, घरों में रहने वाली भी हैं, उनके लिए भी हमारे पास मॉडल्स मौजूद हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बात करूँगा आम आवाम के लिए जो हमने काम शुरू किया। इसमें हमारे पास 70 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लिस्टेड हैं। उसके साथ वो बंदा जो एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हमारे पास आता है, कहता है मैं पंक्चर की शॉप चला सकता हूँ, मुझे पंक्चर का काम आता है, मेरे पास औजार नहीं है। हम उसे कहते हैं फिजिबिलिटी बनाए, हमें बताए, हमारी टीम उसके साथ जाएगी, उसकी पूरी शॉप इस्टेब्लिश करेगी, उसके हैंडओवर कर देगी और उसके साथ कनेक्ट रहेगी। उसकी जो ये कह लें कि इज़्ज़त नफ्स है ना, वो मजरू नहीं होने देंगे। आसान एक साथ पर उससे लेकर किसी दूसरे को कारोबार करवाएंगे, जहाँ सहूलत होगी इसकी रहनुमाई भी करेंगे। अभी तक हम इसमें हज़ारों लोगों को फैसिलिटेट कर चुके हैं और अल्लाह के फजल से इसमें सब्सिडी के साथ ये कह लेंगे ये चीज़ दी जाती हैं मार्केट रेट से
कैश पर आप लेने जाएंगे आपको चीज़ें महंगी मिलेंगी, हमारे ज़रिए लेंगे आपको चीज़ें भी सस्ती मिलेंगी और आसान एक साथ पर भी मिलेंगी। मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। हमारी एक बहन है, बेवा खातून थी वो, हम उन्हें राशन वगैरह ये सारी चीज़ें देते रहे। जब ये हमने प्रोग्राम शुरू किया वो हमारे पास आई, उन्होंने कहा मुझे ब्यूटी पार्लर का काम आता है, जबकि वो प्रोग्राम हमारे प्रोजेक्ट में लिस्टेड नहीं था। तो ब्यूटी पार्लर की हमने उन्हें शॉप बना कर दी, वो एक खातून को हमने काम करवा कर दिया था। 3 से 4 हफ्ते में अल्लाह के फजल से अब उनके पास 5 ख़वातीन मौजूद हैं, जो वो एक खातून के साथ 5 ख़वातीन को मज़ीद रोज़गार भी मिल गया। इसी तरीके से हमारे पास ये कह लें कि जो सिलाई सेंटर्स हैं ये काम किए जा रहे हैं फ्रीलांसर्स के। अभी हमने पिछले दिनों 56,000 नौजवानों को फ्रीलांसिंग के कोर्सेज़ करवाएं। कैनवा मौजूद है, वीडियो एडिटिंग मौजूद है, दीगर चीज़ें ऐसी मौजूद हैं। इसके साथ ट्रेनिंग करने वाले लोग तो मौजूद हैं, लेकिन ट्रेनिंग के बाद 50,000 का लैपटॉप नहीं ले सकते। वो बच्चा जो बड़ी मुश्किल से, जिसके वालिद साहब 30,000, 40,000, 50,000 तक कमाते हैं, वो 50,000 कमाने वाला बंदा भी आज मैं समझता हूँ कि 2 टाइम की रोटी खाना भी उसके लिए बड़ी मुश्किल है कि वो 20,000 घर का किराया देगा, 5-7 हज़ार फ्यूल के लगाएगा, 20-25 हज़ार में उसने बच्चे भी पालने हैं और बच्चे पढ़ाने भी हैं। ये बहुत मुश्किल काम है। नुमान साहब, ये चीज़ें जो आप सारी बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी इस चीज़ की कि आप एम्पावरमेंट की तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं। सर, आप मेरी इस बात को कितना अग्री और डिसअग्री करेंगे? लोगों ने लंगर खाने खोल दिए हैं और लोगों को उस तरफ लगा दिया है। मैं लंगर खानों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, काम वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान जैसे माशरे में आपको पता है लोगों की आदतें ख़राब होने में टाइम नहीं लगता और लोग काम चोरी से, क्योंकि जब आप लोगों को रोटी का हसूल बड़ा आसान कर देंगे और एक इंसान जो नशा करता है, जो कारोबार नहीं कर सकता, जो नौकरी नहीं कर सकता, वो ये कहेगा कि मुझे 3 वक्त का खाना यहाँ से मिल रहा है तो मैं नौकरी क्यों करूँ, मैं एफ़र्ट्स क्यों करूँ। और गदागरी की जितनी मजम्मत हमारे इस्लाम में माशरे में की गई है वो कहीं भी आपको नज़र नहीं आती। इन दोनों सिचुएशन को देखते हुए इस्लामी शरिया के एतबार से और जो आजकल पाकिस्तान में एक माहौल चल पड़ा है लंगर खानों का और बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग बैठे हुए होते हैं, वो काम भी अच्छा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि लोगों को एम्पावर करने के बजाय आपने कौम को इस काम पर लगा दिया है? और रमज़ान जैसे शुरू होते हैं एक लगता है कि लोगों की दुकानें खुल गई हैं मार्केटिंग के हवाले से। दूसरा, आदतें इतनी ख़राब कर दी है आपने अपनी आवाम की कि यहाँ से जब लोग माइग्रेट होके जाते हैं, सऊदी अरब में भीख मांग रहे हैं, दुबई में भीख मांग रहे हैं। अभी ये रिसेंट स्टोरीज़ हैं। इस पे काम क्यों नहीं हो रहा सर? इस पे कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? देखें रोहेल भाई, गदागरी तो इंडस्ट्री है पूरी। कोई इनफरादी तौर पर तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरतमंद हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, वो जाकर अपना किसी से सवाल करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है ना, इसे तो ख़त्म होना चाहिए। इसके पीछे पूरा माफिया है। वो माफिया सऊदीया में भी मौजूद होगा, दुबई में भी होगा। पिछले दिनों दुबई ने हमें बैन भी किया इसी वजह से। शर्मनाक बात है, काफ़ी बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। आप कराची में भी देख लें, आप किसी रेस्टोरेंट पर बैठकर खाना नहीं खा सकते। आप जितने का खाना नहीं खा रहे उतने लोग आपके पास आ जाते हैं। और आप चूँकि बुनियादी तौर पर हम इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाले हैं, कोई आकर हमसे अल्लाह के नाम पर मांगता है तो हमें भी फील होता है कि यार मैं मना नहीं करूं। लेकिन इस इंडस्ट्री को, हुकूमत को चाहिए कि ये जो गदागरी की इंडस्ट्री बनी हुई है, ये शायद एक कारोबारी से ज़्यादा माल बनाती है। जो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये सिर्फ कारोबार नहीं, फ़कीर नहीं, ये पूरे माशरे को मैं समझता हूँ कि बर्बाद करने का एक चैनल चल पड़ा है जिसे ख़त्म होना चाहिए। रोहेल भाई, मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि कोई भी डोमेन आप करेंगे ना, किसी भी आप, मैंने देखा है कि मेरे पास ऐसे लोग मौजूद हैं, कोई भी बंदा अगर ट्रेनिंग करवा रहा है, कोई इकोसिस्टम हमारे पास नहीं है। बेसिक लेवल की ट्रेनिंग हो जाएगी, बताया जाएगा कि 50,000 लोगों को हमने ट्रेनिंग करवा दी है। उस ट्रेनिंग के अंदर अगर मैं कहूँ कोई इंक्यूबेशन सेंटर जहाँ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाया जाए, वो नहीं मिलेगा। बड़ा ही तल्ख तजुर्बा है कि जब हमने ट्रेनिंग करवाई, ट्रेनिंग करवाने के बाद हमें पता चला वो बंदा जो ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आ रहा है, 248 रुपये लीटर आज पेट्रोल है। आज भी आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि 1 रुपये दोबारा बढ़ा दिया गया है और ये 15 दिन बाद 2 रुपये कम करके एहसान किया जाएगा कौम के ऊपर। वो अगर गुलशन हदीद से शारा फैसल आता है ट्रेनिंग के लिए, 500 रुपये वो फ्यूल के भरता है, मतलब कि 1 महीने की ट्रेनिंग है तो 15,000 रुपये उसे भरने होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और 15,000 रुपये तो उसके वालिद साहब के पास 50,000 के बाद बचते 22,000 रुपये हैं, वो 15,000 रुपये खर्च नहीं कर सकता। तो हमने कोशिश की थी कि कराची में टाउन की सतह पर, पूरे पाकिस्तान में ये काम किया गया, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करवाई गई। उसके बाद रोज़गार सहूलत प्रोग्राम के ज़रिए वो लोग जो हमसे फैसिलिटेट हो रहे हैं, जो हमसे सलाहियत हासिल कर रहे हैं, उन्हीं को हम काम करने के लिए लैपटॉप फ्राहम करें
और अगला जो मरहला है हमारा, वो कोशिश है कि इंशाल्लाह जहां ट्रेनिंग करवा दी गई है, इक्विपमेंट फराहम कर दिया गया है, अब इंक्यूबेशन सेंटर्स में दोबारा से माहिरीन के ज़ेरे निगरानी उन्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी क्या करवाया जाए। बात है।